हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में 3 नए क्रिमिनल लॉज एप्लीकेबल हो गए हैं और इन्हीं तीनों लॉज को लेकर काफी लोगों में अलग अलग डिस्कशन जो है वो हो रहा है। सब लोग इसको लेकर अपने अपने व्यूज एक्सप्रेस कर रहे हैं। कोई इस लॉ को अच्छा बता रहा है, कोई इस लॉ को बहुत अच्छा बता रहा है, कोई इस लॉ को रिफॉर्मेटिव बता रहा है और किसी को लगता है कि नहीं, पुराने वाला लॉ जो था वो पहले से बेटर था। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एक लेमैन को यहाँ पे क्या बातें इस लॉ के बारे में पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करने वाला हूं कि जो पुलिस के अधिकार हैं, पुलिस के जो राइट्स हैं, उनमें क्या बड़े बदलाव हुए हैं इन नए क्रिमिनल लॉज में। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारा क्रिमिनल जो सिस्टम है, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, उसमें सबसे पहले जो एंट्री होती है वो पुलिस की ही एंट्री होती है। जब भी कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले वो क्राइम रिपोर्ट किया आता है पुलिस को। और पुलिस के राइट्स में चेंजेस होने से आम आदमी की जिंदगी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो नॉर्मल पीपल है हमारे देश के, जो लेमैन है, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसी के बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली 2 लॉज को कंपेयर किया है। हमने इस वीडियो में कंपेयर किया है पुराने वाले सीआरपीसी को और इसके साथ साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो बीएनएसएस और सीआरपीसी के जो कुछ प्रोविजंस हैं उनको कंपेयर कर कर आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से नए लॉज पुलिस के राइट में चेंजेस करते हैं और इनका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी और उसके साथ साथ नए वाले बीएनएस का सेक्शन नंबर 173। तो यहां जो सेक्शन नंबर 173 मैं आपको बता रहा हूं, ये बेसिकली बीएनएसएस का सेक्शन नंबर 173 है। और अब मैं बात करता हूं यहां पे कि एफआईआर के क्या प्रोविजंस चेंज हुए हैं। तो अगर हम एफआईआर के प्रोविजंस के बारे में बात करें तो पुराने वाले लॉ की अगर मैं बात करूं, यानी कि सीआरपीसी की बात करें, तो सीआरपीसी में ये प्रोविजन था कि जैसे भी किसी पर्सन को पता लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, वो पुलिस स्टेशन में जाएगा और पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी एफआईआर रजिस्टर कर सकता है। और यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन के जो ऑफिशियल्स होंगे, इंक्लूडिंग द एसएचओ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उसकी एफआईआर को रजिस्टर करें। तो एफआईआर रजिस्टर करने से मना नहीं किया जा सकता इन एनी सर्कमस्टांसेस, राइट। अगर वो उस पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन में ऑफेंस हुआ है तो उनको एफआईआर रजिस्टर करनी ही करनी पड़ेगी। तो एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोविजन था वो पहले मैंडेटरी था कि पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर द एफआईआर। और यहां पे मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ललिता कुमारी के केस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एक लैंडमार्क जजमेंट भी यहां पे आया है, जिसमें कि ये बात कही गई थी कि ये पुलिस ऑफिसर्स की, पुलिस स्टेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो यहाँ पे एफआईआर को रजिस्टर करेंगे जैसे ही उनके पास में किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होती है। लेकिन अगर हम बात करें अब नए वाले लॉ में, जो सेक्शन नंबर 173 है ना बीएनएसएस का, ये बेसिकली पुलिस को देता है पावर। तो पुलिस को यहाँ पे जो पावर देता है वो एफआईआर रजिस्टर करने से रिलेटिंग है। यानी कि अब पुलिस डिसाइड करेगी कि पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करनी है, तो उसके लिए पहले अगर पुलिस चाहे, अब यहां पे मैं आपको ऑफेंस की कैटेगरी पहले बता देना चाहता हूं कि ऑफेंस कितना है। अगर कोई ऐसा ऑफेंस, एक ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है जिसमें कि पनिशमेंट जो है वो 3 साल से ज्यादा है लेकिन 7 साल से कम है, तो यहां पे जो टाइम लिमिट है वो बेसिकली 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम। तो यहां पे एक टाइम लिमिट को हमें समझना होगा एंड दैट टाइम लिमिट इज, तो ये जितने भी ऐसे ऑफेंस हैं जिसमें कि आप टाइम लिमिट को देखिएगा कि अगर वो 3 ईयर्स से क्या कर रहा है, एक्सीड, लेकिन इफ इट इज लेस देन 7 ईयर्स, अगर वो 7 साल से कम है, तो उस सिचुएशन में पुलिस के पास में अब एक पावर होगी, इनके पास में एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का डिस्क्रिशन होगा। मतलब पुलिस जो है वो पहले एफआईआर करने से मना कर सकती है। और पुलिस को अब ऐसे केसेस में क्या करना होगा, ऐसे केसेस में पुलिस ऑफिसर्स के लिए टाइम लिमिट यहां पे प्रिस्क्राइब कर रखी है, दैट इज 14 डेज। तो 14 डेज में अब पुलिस को पहले क्या करनी होगी, अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो पुलिस को करनी होगी। तो पुलिस यहां पे पहले अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगी और उसके बाद में पुलिस इस बारे में निर्णय लेगी कि इस मैटर के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए या एफआईआर नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे एक बड़ा जो पावर है वो किसको दे दी गई है, एक बड़ी जो पावर है वो पुलिस को दे दी गई है, एक बड़ा अधिकार जो है वो पुलिस को दे दिया गया है। सो अगर हम देखें तो ये एक तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ललिता कुमारी के केस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट था, ये बिल्कुल उसके अपोजिट प्रोविजन जो है वो क्रिएट किया गया है। हालांकि यहां पे ये भी बताया गया है कि पनिशमेंट कितना होना चाहिए।
तो यहाँ पे 3 साल और 7 साल का एक प्रोविजन जो है वो डाला गया है और पुलिस के ऊपर फिर यहाँ पे टाइम लिमिट फिक्स की गई है कि 14 डेज में अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद में ये डिसाइड करेंगे कि इस मामले में एफआईआर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो एक तरीके से यहाँ पे पुलिस को आपने डिस्क्रिशन दे दिया है, पुलिस को विवेकाधिकार दे दिया है इस बात का कि एफआईआर करनी है नहीं करनी है। वैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर पुलिस यहाँ पे एफआईआर नहीं रजिस्टर करती तो उसके बाद में आप जो पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स हैं और मजिस्ट्रेट हैं उनके पास में आप जाकर यहाँ पे अपने केस को वहां पे ले जाकर जा सकते हैं और उस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट यहां पे एफआईआर रजिस्टर करने का या इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर जो है वो कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा प्रोविजन बिल्कुल नहीं था, अब ऐसा प्रोविजन जो है वो नया आ चुका है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि और क्या क्या नए चेंजेस आए हैं, तो जैसे कि यहां पे मैंने आपको बताया कि पुलिस के पास में एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है, ये अगर चाहें तो अपने सीनियर से पूछकर राइट जो भी नॉट लेस देन द रैंक ऑफ डीएसपी जो इनके सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं उनसे पूछकर ये पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद में इस मामले में फैसला लेंगे कि यहाँ पे एफआईआर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटी सी पॉसिबिलिटी है जिसको कई लीगल एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि यहाँ पे देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन जो यहाँ पे शायद ओरिजिनेट हो सकता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी कई लोग यहाँ पे बता रहे हैं। अब तो यहां पे बेसिकली पुलिस को प्राइमा फेसी अगर लगता है कि हाँ केस बनता है तब एफआईआर करेंगे, अदरवाइज पुलिस यहां पे एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगी। अब अगला मैं पॉइंट यहां पे अगर आपको बताऊं, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो पुलिस रिमांड है या जो पुलिस कस्टडी का टाइम पीरियड है उसको लेकर हम यहां पे डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सीआरपीसी में ये टाइम लिमिट होता था 15 दिन, तो 15 डेज एक बार में हम मैक्सिमम देखते थे, हम टाइम देखते थे कि पुलिस कस्टडी का टाइम लिमिट होगा। उसके बाद में किसी एक्यूज को फिर जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया जाता था। यह टाइम लिमिट किसके लिए होता था? यह टाइम लिमिट पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए होता था। लेकिन अब जो सेक्शन नंबर 187 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, इसने बेसिकली अब यह बोल दिया कि 60 डेज या 90 डेज, ये डिपेंड करता है कि वो जो ऑफेंस है वो किस नेचर का है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब उस पर्सन को आपने अरेस्ट किया है तो यहां पे जो 15 दिन है, जो 15 डेज हैं, इन 15 डेज को बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इन 15 डेज को 60 या 90 डेज की टाइम पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यानी कि ये डिपेंड करता है कि ऑफेंस जो है वो किस नेचर का है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए पुलिस के पास में टाइम पीरियड होता है। तो कहने का मतलब यह है कि पुलिस जो है वो कभी भी अब उस पर्सन की कस्टडी जो है ना वो मांग सकती है। तो यहां पे जो 15 डेज का टाइम है ना, ये फिर डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है कि पहले 3 दिन की कस्टडी मांग ली, फिर 5 दिन की कस्टडी दे दी, इस तरीके से। लेकिन इस पूरी ड्यूरेशन में ये डिपेंड करता है कि 60 डेज वाले में कवर होता है या 90 डेज वाले में कवर करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ ऑफेंस कैसा है, वो बहुत ज्यादा हीनियस ऑफेंस है या वो हीनियस ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता। तो ये एक जो आप देख रहे हैं कि एक पुलिस जो है वो इस टाइम लिमिट में कभी भी 60 या 90 कभी भी उस पर्सन की, एक्यूज की कस्टडी मांग सकती है। पहले क्या प्रोविजन होता था? पहले पुलिस कस्टडी खत्म होती किसी पर्सन को जुडिशियल कस्टडी में ट्रांसफर कर दिया जाता था। लेकिन बीएनएसएस ने यहां पे यह कोशिश की है कि पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए ज्यादा टाइम दिया जाए और इसलिए कस्टडी के टाइम लिमिट को यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और यह बोल दिया गया है कि पुलिस यहां पे कितने भी दिनों की कस्टडी जो है वो इस ड्यूरेशन में मांग सकती है। तो यहां पे अब ये वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जब आगे आप बेल के बारे में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, इन दोनों का डिफरेंस आप अच्छे समझ में आएगा आपको। अगर आपने डिफॉल्ट बेल के बारे में भी अगर आपने पढ़ा होगा तो ये प्रोविजंस आपको काफी इंपॉर्टेंट लगेंगे। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर जो है ये साबित हो सकते हैं, ये जो प्रोविजंस आए हैं। और जैसे जैसे इनका इंप्लीमेंटेशन होगा वैसे वैसे हमें इनके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो चेंजेस आए हैं, इन चेंजेस का इंपैक्ट जो है वो हमारे पूरे देश पर पड़ेगा, हमारे पूरे देश में रहने वाले सभी लोगों में पड़ने वाला है। तो आगे देखते हैं इसके ऊपर ऑनरेबल जितने भी कोर्ट्स हैं उनका क्या इसके वर्डिक्ट आता है। आगे अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, अगर हम प्राइवेट कंप्लेंट के प्रोविजन के बारे में बात करें तो प्राइवेट कंप्लेंट का जो प्रोविजन था वो पहले सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 200 में था और अब जो प्राइवेट कंप्लेंट का प्रोविजन आया है वो सेक्शन नंबर 223 और साथ में मैंने एक सेक्शन यहां पे और ऐड किया है, सेक्शन नंबर 175। ये 175 मैंने जानबूझकर इंटेंशनली ऐड किया है, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। प्राइवेट कंप्लेंट के प्रोविजंस में क्या चेंजेस आए ये जरा देखिएगा।
एक तो अब ये चेंज यहां पे आया है कि पुलिस के अगेंस्ट में, क्योंकि ये जो सेक्शन है बेसिकली ये पब्लिक जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है ना उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो ये जो सेक्शंस हैं ये सेक्शन बेसिकली प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे इस बात का क्या मतलब हुआ जरा सुनिएगा। अगर किसी पर्सन को किसी पुलिस ऑफिशियल की शिकायत करनी है, कंप्लेन करनी है, अगर किसी पर्सन को लगता है कि कोई पुलिस ऑफिशियल जो है वो अपना काम अच्छे ढंग से नहीं कर रहा है और उसके काम में बहुत ज्यादा नेग्लिजेंस है या बहुत सारी शिकायतें हैं, तो जब वो उसकी कंप्लेन मजिस्ट्रेट को करेगा तो मजिस्ट्रेट को यहाँ पे दो चीजें करनी पड़ेंगी। यहाँ पे एक प्री कंडीशन है, दो प्री कंडीशन है जिनके बारे में बात कर रहा हूं। कंडीशन नंबर फर्स्ट कि वो जो पब्लिक सर्वेंट होगा, पब्लिक सर्वेंट कोई भी हो सकता है यहाँ पे जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल करता हो, और मान लो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे पुलिस ऑफिशियल की, तो जो पुलिस ऑफिशियल के सीनियर होंगे ना उनसे पहले उसके बारे में रिपोर्ट मांगी जाएंगी। तो एक पुलिस ऑफिशियल की शिकायत करनी है तो पहले मजिस्ट्रेट जो है वो रिपोर्ट मांगेगा उनके सीनियर पुलिस ऑफिशियल से, पहला। और दूसरा, वो जो पब्लिक सर्वेंट है, या पब्लिक सर्वेंट में यहां पे हम पुलिस ऑफिशियल को भी शामिल कर सकते हैं, जो पुलिस ऑफिशियल है उन्हें पहले अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। सो सबसे पहले उन्हें दिया जाएगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उसके बाद उनके सीनियर से पूछा जाएगा कि इनका वर्क परफॉर्मेंस कैसा है, ये अपनी जॉब पे कैसे हैं, क्या आपको लगता है ये ऐसा कोई भी मिसकंडक्ट नेग्लिजेंस कर सकते हैं, और उसके बाद में मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करेगा कि उसके ऊपर अब एक्शन होना चाहिए या एक्शन नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से प्रोटेक्शन देने का काम किया गया है। तो आप अगर यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सीआरपीसी के कंपैरिजन में जो बीएनएसएस है, इसने बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने पुलिस को ज्यादा पावर दी है, पुलिस को ज्यादा अधिकार दिए हैं। चाहे हम बात कर लें एफआईआर की, चाहे हम बात कर लें कस्टडी की, और चाहे हम बात कर लें उनके अगेंस्ट में एक्शन लेने की, तो यहां पे पावर उनको ज्यादा दी गई है। इसके साथ साथ मैं बताता हूं, अगर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात करूं, यहां भी एक बहुत बड़ा चेंज आया है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि पुलिस जो है वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो फाइल करती है। पहले पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करती है, फिर चार्जशीट फाइल करती है, और कई बार आपने सप्लीमेंट्री एडिशनल चार्जशीट के बारे में जरूर सुना होगा। ये जो नया लॉ है, इस नए लॉ ने ये भी प्रोविजन किया है कि अगर पुलिस चाहे, यानी कि सेक्शन नंबर 193 जो बीएनएसएस का है, सेक्शन नंबर 173 था पहले जो 193 हो गया है, इसमें यह कहा गया है कि अगर जब तक चार्जेस फ्रेम ना हो, तो चार्जेस फ्रेम होने से पहले पुलिस जो है वो क्या कर सकती है, पुलिस जो है वो अपनी एडिशनल चार्जशीट या सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल कर सकती है। पुलिस जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। अगर पुलिस को लगता है कि पहले इन्वेस्टिगेशन का कोई एंगल रह गया था, तो पुलिस के पास अब ये पावर होगा, पावर अथॉरिटी होगी कि पुलिस अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। अगर उस मैटर के ऊपर अब ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो उसके बाद में मजिस्ट्रेट से अप्रूवल लेकर भी पुलिस ऐसा कर सकती है। हालांकि आप लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि इस प्रोविजन में क्या बुराई है, इस प्रोविजन में क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए, कुछ ऐसे केसेस हुए हैं, ऐसे केसेस सामने आए हैं जिनमें ये देखा गया कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कई बार जो पर्पस था जस्टिस का उसको सॉल्व नहीं कर पाई। कुछ ऐसे जो एक्यूज थे उन्हें इसका बेनिफिट मिला, इसका उन्हें फायदा मिला फर्दर इन्वेस्टिगेशन का, और कई लोगों का एक्विटल भी हुआ है, जो पहले प्राइमा फेसी क्या लग रहे थे, पहले प्राइमा फेसी एक्यूज लग रहे थे। तो कई लोग इसको क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं कि पुलिस के पास में ये जो आपने पावर दे दी है, और ये पावर बेसिकली आपने यहां पे कोर्ट को तो अगली स्टेज में शामिल किया है कि कोर्ट से तो पुलिस तब पूछेगी जब उस मैटर के ऊपर ट्रायल जो है वो शुरू हो गया है, तब कोर्ट मजिस्ट्रेट से पूछना पड़ेगा। अदरवाइज पुलिस के पास में ये पावर होगी कि पुलिस बिना पूछे भी यहाँ पे क्या कर सकती है, पहले वाली स्टेज में पुलिस जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। तो चाहे बात हो इन्वेस्टिगेशन की, चाहे बात हो यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर करने की, चाहे बात हो कस्टडी में रखने की, अगर आप बीएनएसएस को देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि ये लॉ जो बनाया गया है ये हमारी पुलिस फोर्स को काफी ज्यादा पावर्स और अथॉरिटी दे रहा है हमारे देश में एज कंपेयर टू ओल्ड क्रिमिनल लॉज। और यही एक रीजन है कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं,
वो इनके कुछ प्रोविजन से पूरी तरीके से एग्री नहीं कर रहे और उन्हें ये लगता है, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े जिसमें कि बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स को ये लगता है कि पुलिस की पावर के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल जो है वो अभी भी कोर्ट्स का होना चाहिए। एनीवेज, आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे सेक्शंस, प्रोविजंस इस नए कानून के होंगे, जिनको नए लॉ के होंगे, जिनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और चैलेंज किया जाएगा और उसके बाद में जो ऑनरेबल कोर्ट है वो उनकी उसके ऊपर अपना फैसला जो है वो लेंगे। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं नए क्रिमिनल लॉज, पुराने क्रिमिनल लॉज, या आप प्रिपेयर कर रहे हैं जुडिशरी एग्जामिनेशंस के लिए, या फिर आपका सपना है एपीओ बनना, तो आपके इन सारे सपनों को पूरा करने के लिए उत्कर्ष अपनी ऐप के ऊपर ऑफर कर रहा है जुडिशरी एंड एपीओ की ऑनलाइन क्लासेस। ये क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मोड्स में अवेलेबल हैं और इन क्लासेस में आप अपना सारा जुडिशरी का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान एपीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप आरजेएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे आरजेएस के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हम आरजेएस मेंस की भी प्रिपरेशन करवाते हैं और साथ ही साथ मेंस की आंसर राइटिंग भी करवाते हैं। तो इन बैचेस में आपको मिलती है बेस्ट फैकल्टी से एक्सपर्ट गाइडेंस और साथ ही साथ आपको मिलते हैं हमारे हैंड रिटन नोट्स एंड पीडीएफ। तो इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उत्कर्ष की ऐप का लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिए, उत्कर्ष की ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ अपनी जुडिशरी की या एपीओ की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। सो आई रियली होप कि इस वीडियो में आपको नए वाले क्रिमिनल लॉज के बारे में, पुलिस की पावर के बारे में बहुत कुछ समझ में आया होगा। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।